भुवनेश्वरी का हृदय धक सा रह गया। यह तो अभी से सन्यासियों की भाषा बोल रहा है। प्रेम बंधन में बात कर रखने का प्रलोभन मानता है। मुक्त होने के लिए वह प्रेम को ठुकरा देगा। उसने अपने मन को रोका। यह बच्चे की वाणी नहीं है, यह तो उसके अपने मन की आशंका थी। इतना सा बच्चा तो यह सब समझता भी नहीं, जितना कुछ वह क्षण भर में मन ही मन बुन गई है। बच्चे को बच्चा ही समझना चाहिए, उसके शब्दों में अपने मन के अर्थ नहीं ढूंढने चाहिए। भुवनेश्वरी ने इस बार उसे लुभाया। मैं तुझे खिलौना दे दूंगी, एकदम नया बढ़िया खिलौना। नरेंद्र के पांव कुछ सोचकर धीमे हो गए, किंतु अगले ही क्षण वह फिर उसी गति से भागने लगा। नहीं चाहिए खिलौना। वह ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागा। सीढ़ियों पर उसके पीछे भागना नौकरानियों के लिए भी और कठिन था, किंतु वह अपनी पराजय स्वीकार कर उसका पीछा छोड़ तो नहीं सकती थी। किसी प्रकार वे भी उसके पीछे सीढ़ियों की ओर लपकी। भुवनेश्वरी ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, मिठाई दूंगी, संदेश खाएगा, छुरी दे दे राजा बेटा। नरेंद्र को इस खेल में किसी भी मिठाई से अधिक रस आ रहा था। वह माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा था। वह तो जैसे किसी खेल के नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रलोभन को अस्वीकार कर रहा था। उसने वैसे ही भागते हुए ऊपर के बरामदे से कहा, नहीं चाहिए संदेश, नहीं चाहिए रसगुल्ला। सहसा एक कमरे में से हरमोहिनी निकली और अनजाने में ही नरेंद्र उससे आ टकराया। हरमोहिनी ने बाहें फैलाकर उसे पकड़ लिया, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगी हो। नरेंद्र उसकी पकड़ में तो आ गया, किंतु न तो उसने उसे छुरी दी और न ही उसके नियंत्रण को स्वीकार किया। वह उसके हाथों में से निकल भागने का निरंतर और विकट प्रयत्न करता रहा। हरमोहिनी को भी लगातार लगता रहा, वह अब छोटा कि तब छोटा। सहसा नरेंद्र ने इतनी जोर से चीख मारी, जैसे आकाश ही फट पड़ा हो या धरती डोल गई हो। चित्कार की आकस्मिकता से हरमोहिनी की पकड़ ढीली पड़ गई और नरेंद्र छूट भागा। जब तक हरमोहिनी उसकी चीख के प्रभाव से मुक्त हुई, नरेंद्र उससे बहुत दूर जा चुका था। नरेंद्र के पकड़े जाने से सबके चेहरे पर आया हुआ संतोष लुप्त हो गया और एक थकी सी भागदौड़ फिर आरंभ हो गई। अपने स्थान पर खड़ी भुवनेश्वरी ने स्पष्ट देख लिया था कि नरेंद्र इनमें से किसी के भी वश का नहीं था। उसने ऊंची आवाज से पुकारा, खोकोन, अरे चारू, जरा पकड़ो तो बिले को। ऊपर के एक कमरे में से दो लड़के निकले और उन्होंने यह विचित्र खेल देखा। उनका मन तो वैसे ही इस खेल में सम्मिलित होने को अकुला आया था और अब तो भुवनेश्वरी ने भी उन्हें आदेश दे दिया था। दोनों ने लपक कर नरेंद्र को घेर लिया और उसे पकड़ा ही नहीं, धर दबोचा। पकड़े जाने से नरेंद्र ना शांत हुआ न हताश। लगा जैसे उसके भीतर अकस्मात ही चिल्लाने का कोई यंत्र चल पड़ा हो। उसका चिल्लाना इतना असाधारण था कि कोई भी देख सकता था कि कोई बालक सामान्य रूप से अपना विरोध अथवा रोष दिखाने के लिए इस प्रकार नहीं चीख सकता। यह तो जैसे कोई दौरा ही पड़ गया था। खोकोन और चारू के चेहरे पर असमंजस, परेशानी और घबराहट के सघन भाव उभरे। उन्हें लग रहा था कि किसी भी क्षण या तो नरेंद्र ही उनके हाथ से छूट भागेगा या शायद वे ही घबराकर उसे छोड़ देंगे। भुवनेश्वरी ने उनकी परेशानी भांप ली और वहीं से पुकार कर कहा, छोड़ना नहीं, इसे मेरे पास ले आओ। उत्तर में परेशान खोकोन बोला, पर काकी माँ, देखिए तो सही यह कैसे चित्कार कर रहा है, इसे कुछ हो ना जाए।
कुछ नहीं होगा इसे, तुम ले आओ। भुवनेश्वरी बोली, स्वयं अपने पैरों पर चलकर न आए तो उठा लाओ। चारू अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत हो रहा था, कहीं हमें काट ही ना खा जाए काकी माँ, और इसके हाथ में छुरी भी है। भुवनेश्वरी हंसी, नहीं, जानबूझकर यह किसी को आहत नहीं करता। कुछ आश्वस्त होकर लड़कों ने उसे दोनों ओर से दोनों भुजाएं पकड़कर उठा लिया। नरेंद्र उसी प्रकार बिना तनिक भी धीमा पड़े चिल्लाता ही चला गया। भुवनेश्वरी ने आगे बढ़कर पहले उसके हाथ से छुरी लेकर नौकरानी को पकड़ा और फिर नरेंद्र को गोद में उठा लिया। वह उसे पुचकारती रही, समझाती रही, प्यार करती रही, किंतु नरेंद्र न तो चुप हुआ और न ही माँ से संभला। वह इस प्रकार मचलता रहा कि भुवनेश्वरी को भी लगता रहा कि कहीं वह उसके हाथों से फिसलकर भूमि पर ही न जा गिरे। एक अनाम सा भय भुवनेश्वरी के मन को क्रमशः लीलता जा रहा था। क्या है यह इस बालक का क्रोध है या रोग? इस इतने से बालक का ऐसा क्रोध जैसे अभी उसके मुख से झाग निकल आएगा अथवा वह अचेत ही हो जाएगा। भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभाला। घबराने से तो काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। बच्चा यदि माँ से भी नहीं संभलेगा तो फिर उसे कौन संभालेगा? कुछ सोचकर भुवनेश्वरी नरेंद्र को सीधे स्नानागार में ले आई। नौकरानियां बिना कुछ सोचे समझे असहाय सी उसके पीछे पीछे चली आई थी। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को फर्श पर बैठाया और उन्हें संकेत किया, इसे पकड़ो। उसने मचलते हुए नरेंद्र को नौकरानियों की सहायता से किसी प्रकार थामा और एक लोटा पानी नरेंद्र के सिर पर उड़ेल दिया। ठंडा पानी सिर पर पड़ते ही नरेंद्र विकट रूप से चिल्लाया, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। भुवनेश्वरी धक सी रह गई, कहीं इससे कोई भूल तो नहीं हो गई। किंतु फिर अपने खेल को पूरा करने का विचार कर उसने पूरा लोटा भी नरेंद्र के सिर पर उटेल दिया और बोली, देखो, आकाश से गंगा आई, शिव की जटाओं में, बोलो शिव, शिव बोलो, शिव शिव बोलो। नरेंद्र का उत्पात कुछ धीमा हुआ। वह अब भी विरोध कर रहा था, किंतु उसके विरोध में न वैसी प्रबलता थी न वैसी भयंकरता। भुवनेश्वरी पानी डालती गई और लगातार आग्रह करती गई, बोल जय जय महादेव, बोलो शिव, शिव बोलो, हर हर गंगे, बोलो शिव। क्रमशः नरेंद्र शांत होता गया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर अपनी सहज कोमलता लौटने लगी और फिर जैसे वह भी माँ के खेल में सम्मिलित हो गया। शिव शिव, हर हर महादेव, बोल शिव, बोल शिव। भुवनेश्वरी ने चकित दृष्टि से देखा कि नरेंद्र के बोलने में उत्पात तो नहीं ही था, उल्टे एक प्रकार की तन्मयता थी। उसका बोलना उल्लासमय भी था और संगीतमय भी। लगता था कि उसे कोई उन्माद हो गया है और वह अभी उठकर नटराज के समान नृत्य करने लगेगा। भुवनेश्वरी के हाथ रुक गए, वह मौन हो गई। उसने नौकरानियों को भी संकेत से चुप करा दिया, कहीं बिलेह को चिल्लाने के स्थान पर नाचने का उन्माद न हो जाए। वह धीरे से बोली, बिले, अब तू पाजीपन करेगा तो महादेव तुझसे रूठ जाएंगे। नरेंद्र पर उसका तत्काल प्रभाव दिखाई पड़ा। उसने आशंकित दृष्टि से माँ की ओर देखा। सच माँ? और नहीं तो क्या, भुवनेश्वरी बोली। माँ को तंग करने वाले से भगवान महादेव प्रसन्न रहेंगे क्या? गणपति बहुत उत्पात करते थे, किंतु उन्होंने कभी माँ पार्वती को परेशान किया था क्या? वे तो वही करते थे जो माँ की इच्छा होती थी। तुम्हें कैसे मालूम है माँ? मैंने कथा पढ़ी है, मुझे भी सुनाओ। सुनाऊंगी, पर तू पाजीपन तो नहीं करेगा ना?
नहीं माँ, एकदम नहीं करूँगा, नरेंद्र ने पूर्ण निष्ठा के साथ कहा। तो सुन, भुवनेश्वरी ने कथा आरंभ की। किशोरावस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी की दृष्टि एक बिल्ली पर जा पड़ी। अपनी चपलता के वशीभूत होकर उन्होंने उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए मार पीट कर घायल कर डाला। किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर बिल्ली भाग गई। कुछ देर पश्चात गणेश जी अपनी माता के पास पहुँचे। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि माँ के अंगों पर स्थान स्थान पर मार के चिन्ह वर्तमान थे। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर उसका कारण पूछा। माँ ने विषण्णता के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे ही कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। गणेश जी ने अत्यंत व्यथित होकर आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या कह रही हो माँ? मैंने तुमको कब मारा? देवी ने उत्तर दिया, तुम्हें विचार कर देखो कि आज तुमने किसी प्राणी को मारा है या नहीं। गणेश जी बोले, हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा है। माँ बोली, ध्यान रखो पुत्र, तुम किसी को भी पीड़ित कर रहे हो तो मुझे ही पीड़ित कर रहे हो। अंततः तुम्हारे उस पाजीपन का दुष्परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ता है। माँ, नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा माँ। भुवनेश्वरी ने उसका मुख चूम लिया और उसे नौकरानी को सौंपते हुए कहा, तुम दोनों को एक छोटे बच्चे के लिए रखा और वह भी तुमसे संभलता नहीं। जाओ, ले जाओ इसे, बदन पोंछकर कपड़े पहना दो। देखो तो कैसा सीधा लड़का है यह। वे दोनों डरी डरी सी नरेंद्र को लेकर चली गईं। भुवनेश्वरी की दृष्टि दूर तक उनका पीछा करती रही। जब वे तीनों दृष्टि से ओझल हो गए तो उसने आंखें मूंद कर हाथ जोड़ दिए। हे महादेव, मैंने तो आपसे एक पुत्र मांगा था, आपने स्वयं न आकर अपना यह कौन सा विकट भूत भेज दिया है। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को धोती बांधनी सिखाई थी और अब उसे समझा रही थी कि उसे गांठ बांधनी ठीक से सीख लेनी चाहिए, नहीं तो धोती खुल जाएगी और सब लोग उस पर हंसेंगे। बीच बाजार में उसका तमाशा बनेगा तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। नरेंद्र धोती बांधे नंगे बदन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे से प्रकट था कि उसे यह सब एकदम अच्छा नहीं लग रहा। भुवनेश्वरी भी समझ रही थी कि यह उन्मुक्त नटखट बालक बंधन में बंधना नहीं चाहता, किंतु बच्चे तो विरोध करते ही रहते हैं। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार अशोभनीय स्वतंत्रता तो नहीं दी जा सकती। और चुन्नट भी ठीक पड़ने चाहिए। भुवनेश्वरी कुछ इस प्रकार बोली जैसे उसे नरेंद्र की अप्रसन्नता का तनिक भी आभास नहीं था। नहीं तो लोग कहेंगे कि बिलेह बाबू गंवार है, उन्हें तो धोती बांधनी भी नहीं आती, और लांग भी ठीक से लगाना कि कहीं आगे आगे बिले और पीछे पीछे लांग सड़क पर घिसटती जाए। भुवनेश्वरी के विचार से अब तक नरेंद्र को हंस पड़ना चाहिए था और उसकी चंचलता को लौट आना चाहिए था, किंतु नरेंद्र वैसे ही चुपचाप ही नहीं, गुमसुम खड़ा था। उसकी उस मुद्रा को देखकर वह कुछ सहम सी गई। वह नरेंद्र की उद्दंडता से घबराती तो अवश्य थी, किंतु उसकी इस प्रकार की गंभीरता अथवा चुप्पी से वह डर जाती थी। इससे तो कहीं अच्छा था कि वह घर भर में ऊधम मचाता, दौड़ता फिरे, चीजें फेंकता और तोड़ता चले, और घर भर उसको पकड़ने के प्रयत्न में उसके पीछे शोर मचाता चले। उस सारी भागदौड़ में जीवन का उल्लास तो था, यह भीषण मौन तो जैसे सजीवता का विरोधी था। तो कुछ बोलता क्यों नहीं? भुवनेश्वरी ने पूछा। इस प्रकार मुंह फुलाए क्यों खड़ा है? और पहली बार नरेंद्र ने मुंह खोला। माँ, धोती तुम बांध दिया करो।
नहीं, तू स्वयं बाधा कर, भुवनेश्वरी बोली। अब शिशु नहीं है तू कि तुझे कोई और कपड़े पहनाए। अपने आप सीख सब कुछ, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। उसने नरेंद्र की बड़ी बड़ी सुंदर आंखों पर अपनी दृष्टि टिकाई। और फिर मेरे पास तेरी छोटी बहन किरण भी तो है, उसकी देखभाल करूं कि तेरे काम करूं। नरेंद्र ने संशय रहित निर्भीक दृष्टि से माँ की ओर देखा। तो फिर मैं धोती नहीं बांधूंगा। भुवनेश्वरी चकित रह गई। तो सुनो इस लड़के की बातें। धोती नहीं बांधेगा तो क्या इतना बड़ा लड़का जांघिए में घूमता रहेगा? हैं? बाबू नरेंद्रनाथ दत्त क्या जांघिए में घूमेंगे? भुवनेश्वरी हंस पड़ी। जरा देख तो अपनी धोती, उसका पाड़ देख, कैसी सुंदर कढ़ाई है। इसकी कारीगरी देख, तेरे लिए विशेष रूप से कढ़वाई है मैंने। खोकोन और चारू के पास भी नहीं है ऐसी धोती। और देख तो सही, कितना सुंदर लग रहा है तू इसमें। एकदम बाबू नरेंद्रनाथ दत्त। काला टीका लगा दो तुझे। नरेंद्र पर माँ की चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कुछ भी नहीं बोला, पहले के ही समान फिर से गुनबथुन खड़ा रह गया। इस बार भुवनेश्वरी ने उसकी चुप्पी की चिंता नहीं की। जो बातें माँ के रूप में बच्चे को सिखानी थी वे तो वह सिखाएगी ही। देख, यदि तू अपनी धोती इधर उधर नहीं फेंकेगा तो मैं तुझे और भी सुंदर धोतियां लेकर दूंगी। नहीं फेंकेगा ना? नहीं, नरेंद्र ने धीरे से उत्तर दिया। मिट्टी में चोट तो नहीं लगाएगा? किंतु नरेंद्र ने उसका सीधा उत्तर देने के स्थान पर आशंकित स्वर में पूछा, माँ, क्या उससे धोती खुल जाएगी? नहीं, उससे धोती गंदी हो जाएगी, भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया। अच्छे बच्चे ना गंदे कपड़े पहनते हैं, ना अपने कपड़े गंदे करते हैं। धोती गंदी नहीं करेगा ना? नहीं करूँगा, इस बार नरेंद्र ने सहज रूप से उत्तर दिया। इसे फाड़ेगा भी नहीं? भुवनेश्वरी ने पुनः पूछा। नरेंद्र चुपचाप माँ की ओर देखता रहा, जैसे कहना चाहता हो कि आखिर उस पर इतने अधिक बंधन क्यों लगाए जा रहे हैं। माँ के मन में किसी प्रकार की कोमलता जगाने में असमर्थ होकर जैसे पीछा छुड़ाने के लिए बोलना नहीं पड़ा। तू बहुत राजा बेटा है, भुवनेश्वरी ने उसे प्यार किया। मैं तुझे और भी एक से एक अच्छी धोती लेकर दूंगी। जा, अब खेल, पर अपनी धोती का ध्यान रखना। माँ चली गई तो नरेंद्र को लगा कि अब वह स्वतंत्र है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी धोती का निरीक्षण कर सकता है। माँ ने धोती की प्रशंसा में जो कुछ कहा था, संभव है वह सत्य ही हो। उसने अपनी धोती देखी, चल फिर कर अपनी सुविधा असुविधा देखी, थोड़ा सा तेज चलकर और कूद फांद कर भी देखा। उसे लगा कि उसकी टांगें कुछ बंधी तो अवश्य है, किंतु उसकी गतिविधि पर कोई विशेष बंधन नहीं है। वह कमरे से बाहर निकल आया और घर के उस खंड की ओर भागा जहाँ गाय बांधी जाती थी। दौड़ते ही उसे यह ज्ञात हुआ कि धोती उसके मार्ग की बाधा तनिक भी नहीं थी और धोती तथा बंधन की बात जैसे उसके मन से निकल गई हो। वह गाय के बछड़े के साथ खेलने के लिए स्वतंत्र था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह गाय के बछड़े की सवारी करे, किंतु डरता था कि बछड़ा अभी छोटा था, शायद सवारी करना न जानता हो। उसे अपने गिरने का भय नहीं था, किंतु गाय का छोटा सा बछड़ा यदि ठोकर खाकर गिर पड़ा तो उसे चोट लग जाएगी। और गाय की सवारी वह स्वयं कर नहीं सकता था। गाय बड़ी और ऊंची थी, वह छलांग मारकर उसकी पीठ पर पहुंच नहीं सकता था। और परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हुआ कि उसे उठाकर गाय की पीठ पर बैठा दे। जाने क्यों घर के सारे लोग गाय की सवारी निषिद्ध मानते थे। नरेंद्र ने बाहर से बग्घी आने की आवाज़ सुनी। उसके मन से गाय और गाय के बछड़े की सवारी करने की इच्छा तत्काल लुप्त हो गई।
बग्घी आ गई। वह उसमें सैर करने जा सकता था। अपनी इच्छा अनुसार घोड़े और साइस की भी सवारी कर सकता था। वहाँ उसे तनिक भी कठिनाई नहीं थी। बात न माने जाने की कोई आशंका नहीं थी। साइस उसका मित्र था, जिसे मालूम भर होना चाहिए था कि बिले बाबू की इच्छा क्या है। नरेंद्र भागता हुआ बाहर आया। साइस बग्घी में से घोड़ों को खोलकर उन्हें थान पर बांध रहा था। नरेंद्र ने झुके हुए साइस को खड़े होने का अवसर ही नहीं दिया और भागकर उसकी गर्दन से झूल गया। इस अचानक धक्के का कारण समझने में साइस को कुछ ही क्षण लगे। उसने नरेंद्र को अपनी भुजाओं में उठा लिया। ओ बिले मोशाई, वाह वाह, आज तो धोती बांधी है। साधारण धोती नहीं है बिले मोशाई, बहुत सुंदर है। ऐसी धोती तो लोगों को अपने विवाह पर भी नहीं मिलती। बिले मोशाई, आप तो एकदम बाबू साहब लग रहे हैं। भद्र लोग, बस जरा कुर्ते की कमी है। एक अच्छा सा नवाबी कुर्ता पहन लें तो फिर कहना ही क्या। तो फिर बाबू साहब। मुझे बाबू साहब नहीं बनना है। नरेंद्र तुनक कर बोला, इसीलिए मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। साइस ने जैसे चमत्कृत होकर नरेंद्र को देखा। तो फिर क्या बनना है आपको बिले मोशाई? नरेंद्र ने उसे ध्यान से देखा। यह निर्णय कर लेने के पश्चात कि साइस इतना विश्वसनीय हो सकता है कि उसे मन की बात बताई जाए, वह धीरे से बोला, जैसे कोई गोपनीय बात बताने जा रहा हो, अभी तो कुछ नहीं बनना। तो कब बनना है? साइस ने उत्सुकता दिखाई। बड़े होकर। नरेंद्र ने अपना रहस्य कुछ और खोला। साइस ने चर्चा को आगे बढ़ाया। बड़े होकर ही सही, पर क्या बनना है आपको? नरेंद्र ने क्षण भर रुककर साइस को इस दृष्टि से देखा, जैसे फिर असमंजस में पड़ गया हो कि उसे बताए या ना बताए, किंतु बता देने का निर्णय भी उसने तत्काल ही कर लिया। मुझे बड़े होकर साइस बनना है। साइस जोर से हंसा। क्यों? साइस क्यों भाई? रईस ना बनकर आप साइस क्यों बनना चाहते हैं? नरेंद्र को अपनी योजना पर अपने मित्र साइस का इस प्रकार हंसना अच्छा नहीं लगा। उसने अपना रोष जताते हुए पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है भला? साइस गंभीर हो गया। हमें तो कोई बाबू साहब बना दे तो हम आज ही बन जाएं, और अब साइस क्यों बनना चाहते हैं? नरेंद्र ने पहली बार अपने मन का गहन रहस्य पूरा का पूरा खोल दिया। साइस की वर्दी कितनी अच्छी होती है, अचकन, पगड़ी और यह सांटा, कढ़ाई वाली धोती क्या है इनके सामने? साइस अपनी वर्दी में तो ऐसा लगता जैसे कोई सम्राट खड़ा हो। साइस ने आश्चर्य में अपनी आंखें फैलाई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र बोला, कि साइस सदा घोड़ों के साथ रहता है। बाबू साहब तो अपने कमरे में बैठकर हुक्का ही पीते हैं। मैं तो बड़ा होकर बस साइस ही बनूंगा। साइस बनकर क्या करोगे? वर्दी पहनकर खड़े रहा करोगे? साइस ने चुहल की। नहीं, खड़ा क्यों रहूंगा? नरेंद्र ने प्रतिवाद किया। मैं काम करूंगा। क्या काम? मैं। नरेंद्र क्षण भर के लिए रुक गया, किंतु उसको अपना काम स्मरण करने में अधिक समय नहीं लगा। मैं घुड़साल में अपना कार्यालय बनाऊंगा और घोड़ों को तंग करने वालों को सांटे से पीटूंगा। साइस बड़ी गंभीरता और एकाग्रता से नरेंद्र का काम देखता रहा और फिर हंसा। वह कार्यालय थोड़ी होगा, वह तो कचहरी होगी। जो घोड़ों को साटा मारेगा उसको तुम साटा मारोगे। घोड़ों के लिए तो रामराज्य ही आया समझो। हाँ, नरेंद्र प्रसन्न था कि उसके मित्र ने उसके काम तथा उसके महत्व दोनों को ही स्वीकार कर लिया था। अच्छा साइस, लोग घोड़ों को तंग क्यों करते हैं? साइस के पास उत्तर एकदम तैयार था, क्योंकि वे लोग घोड़ों से प्रेम नहीं करते। क्यों प्रेम नहीं करते? नरेंद्र की प्रश्न श्रृंखला आगे बढ़ी। मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ।
तुम्हारी क्या बात है बिले मोशाई, हमारा बिले तो मनुष्यों में रत्न है। साइस कुछ रुककर बोला, अच्छा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं घोड़ों के लिए दाना ले आऊं अश्वपति। नरेंद्र को उसका प्रश्न और संबोधन दोनों ही अच्छे लगे। उसे यह भी अच्छा लगा कि साइस उसकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता। उसने तत्काल आदेश दिया, अवश्य, घोड़ों को भूखा नहीं रखना चाहिए, किंतु जब तक मैं दाना लाऊंगा और घोड़े खाना खाएंगे तब तक तुम क्या करोगे? साइस ने पूछा। मैं जाकर बकरी और मोर से खेलूंगा। साइस को वहीं खड़ा छोड़कर नरेंद्र भाग गया। सहसा ही लंबे ऊंचे दीर्घाकार घोड़ों के पश्चात उसने अपना छोटा सा मेमना याद कर लिया। मार्ग में नरेंद्र की दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी तथा स्वर्णमयी की दृष्टि धोती बांधे हुए भद्रलोक बिलेह पर पड़ी। देख तो स्वर्णमयी, हरमोहिनी ने उसे चिढ़ाया, इस बंदर को तो देख, धोती बांधकर लंगूर बन गया है। दीदी, यह तो बिलेह मोशाई है, कचहरी जा रहे हैं, कचहरी में बाबा के साथ वकालत करेंगे और वहीं जज इसको एक ठो कुर्ता भी देगा। हरमोहिनी ने जोड़ा, नहीं, कुर्ता नहीं देगा दीदी, रुमाल देगा और कहेगा, बिले मोशाई, पहले नाक पोंछना सीखिए। बहनों का यह परिहास नरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उसे यदि धोती बांध दी गई थी तो उसमें उसका क्या दोष कि दोनों बहनें मिलकर उसे चिढ़ाने लगी थी। मन की खींच को दबाता हुआ बोला, दीदी। बिले चढ़ रहा है, यह देखकर बहनों को प्रसन्नता हुई। उनका उत्साह कुछ और बढ़ गया। हरमोहिनी अत्यंत मधुर ढंग से बोली, क्या है बिले मोशाई, क्या कचहरी में वकालत नहीं करेंगे, जज बनेंगे? इस बार नरेंद्र न अपना रोष छिपा सका न अपना भाव, स्पष्ट आवेश के साथ बोला, दीदी, मुझे चढ़ाओ मत, नहीं तो क्या रे? स्वर्णमयी ने शिष्टाचार का आवरण हटाकर जैसे उसे चुनौती दी। नहीं तो क्रोध में अपनी धोती फाड़ देंगे बिले मोशाई, हरमोहिनी बोली। फिर जांगिए में जज क्या, बड़े लाठ ही लगेंगे। नरेंद्र ने दूसरी चेतावनी दी। स्वर्णमयी ने सीधे नरेंद्र से कुछ नहीं कहा, अपने हाथ में पकड़ी हुई गुड़िया को संबोधित करते हुए बोली, चुप, बिले मोशाई को चिढ़ाओ नहीं तो। वह मुस्कुरा रही थी। नरेंद्र को स्वर्णमयी की वह मुस्कान कुछ इतनी विषैली लगी कि वह अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं सका और उसने बाज के समान झपटकर स्वर्णमयी के हाथ से वह गुड़िया छीन ली और भाग निकला। दोनों बहनें उसके पीछे भागी, किंतु नरेंद्र को पकड़ पाना उनके लिए संभव नहीं था। तू ठहर जा स्वर्णमयी, हरमोहिनी ने उसे सांत्वना दी। इसने हमारी गुड़िया को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो मैं इसके बंदर को भी खोल दूंगी और उसके मोर को भी भगा दूंगी, और वे सफ़ेद सफ़ेद चूहे हैं ना इसके, उन्हें तो मार ही डालूंगी। बहन की बात सुनकर नरेंद्र के मन में संकट और परेशानी की घंटियां बजने लगी। यदि कहीं दीदी ने अपना कहा पूरा कर दिया तो बहनों को चिढ़ाना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वह स्वयं तो इस नाले में खड़ा अपनी बहनों की पहुंच से बाहर और सुरक्षित था, किंतु उसके पाले हुए ये जीव जंतु अपने घरों में सुरक्षित नहीं थे। उसे उनकी रक्षा के लिए पहुंचना ही होगा और इसके लिए उसे अपनी बहनों के पास से गुजरने का जोखिम उठाना ही होगा। अगले ही क्षण वह सपाटे से घर की ओर भागा और जब वह अपनी बहनों के पास से होकर निकलने का प्रयत्न कर रहा था, उसी समय वे दोनों भी झपट कर उसे पकड़ लेने की तैयारी में थी। किंतु नरेंद्र भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने स्वर्णमयी की गुड़िया उन दोनों की ओर उछाल दी और जब तक वे अपनी गुड़िया को संभालने का प्रयत्न करती, वह घर के भीतर प्रवेश कर चुका था। भागता हुआ वह घर के उस खंड में पहुंचा जहां उसके पशु पक्षी थे।
उसने पशुओं के घेरे के भीतर घुसकर फाटक बंद कर दिया। उसके पशु पक्षी सुरक्षित थे और अब वह उनकी रक्षा के लिए स्वयं उनके पास था। अब उनकी बहनें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बहनों का आतंक उसके मन से निकल चुका था और वह पुनः खेलने की मनः स्थिति में आ गया था। सबसे पहले वह बंदर के पिंजरे के पास गया। उसने उसे मुंह चढ़ाया जैसे उसका अभिवादन कर रहा हो। उसके पश्चात उसने उसे तरह तरह से उकसाने का प्रयत्न किया ताकि बंदर उछल कूद की मुद्रा में आए और उसे कुछ खेल का सा मजा मिले। बंदर आज अत्यंत शांत था। जाने उसे भूख लगी थी या उसका मन उदास था। नरेंद्र ने अपने उछल कूद का कोई लाभ ना देखा तो वह मोर के पास चला गया। मोर कुछ करे ना करे वह वैसे ही बहुत सुंदर लगता था। नरेंद्र ने अपनी उंगलियों से उसके पंखों को प्यार से छुआ और फिर मोर को भूलकर स्वयं ही उसकी मुद्रा में नाचने लगा। तभी बकरी का मेमना उसके सामने पड़ गया और नरेंद्र उसे अपनी गोद में उठाकर गिनी पिग के से मिलाने के लिए ले चला। मेमने और गिनी पिग को आमने सामने बैठाकर देखने में भी कोई आनंद नहीं था। इससे तो कहीं अच्छा था कि वह गिनी पिग को अपनी हथेली पर उठाए और उसके छोटे छोटे पंजों से अपनी हथेली पर अद्भुत गुदगुदी का आनंद ले। उसने मेमने को गोद से उतार दिया और गिनी पिग को अपनी हथेली पर रखने का प्रयास करने लगा।